हाथों से हाथ मिले, दिल भले ही दिल से ना मिले। ये जुमला नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से सुर्खियां बटोर रहा था। लेकिन किसे पता था कि हाथ से हाथ ही नहीं मिले थे। 8 महीने पहले तो दिलों ज़बान के बीच कई तरह की बातें हुई थी। यह खुलासा बीते हफ्ते हुआ था जब एनएसए अजीत डोभाल ने चीन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि द सिचुएशन अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉट नॉर्मल। ड्यू टू चाइनीज एक्शंस इट हैज इरोडेड द पब्लिक एंड पॉलिटिकल बेसिस ऑफ टाइज between India and China. NSA Ajit Doval was meeting his Chinese counterpart Wang Yi, who heads the Foreign Affairs Commission of the Communist Party and has been reappointed recently as the Foreign Minister. Point to be noted is, चीन ने भारत की पोल पट्टी खोल दी थी। कैसे? भाई, जवाबी कार्रवाई करते हुए चाइनीज स्टेटमेंट में कहा गया कि इंडिया एंड चाइना should look at the big picture, calling for early return to the track of healthy ties and stable development, calling upon the important consensus arrived between Prime Minister Narendra Modi and President Xi in Bali last year to stabilize ties. 2 दिनों तक भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के इस प्रेस विज्ञप्ति पर चुप्पी साध रखी थी। फिर बड़ी मासूमियत से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यहां बातचीत हुई थी, खाने पर साथ बैठे थे, हाथ मिलाया था और बातचीत भी हुई थी। शायद उस वक्त द फॉरेन सेक्रेटरी फॉरगॉट टू मेंशन द सेकंड पार्ट ऑफ द डिटेल्स अबाउट द मीटिंग बिटवीन पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट जी। अरे भाई, ऐसा कैसे हो गया? इसका कोई जवाब नहीं है। जून 2020 से लद्दाख के क्षेत्र में भारतीय सैनिकों के साथ जो हुआ, जिस तरीके से चीन ने भारतीय हिस्से की जमीन हथियाई और कब्जाया, पूरे देश में रोष और गुस्सा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीन को आड़े हाथों लेते हुए उसकी विस्तारवादी नीति पर तंज कसा था और दावा किया था कि कोई भी मां भारती की जमीन का 1 इंच भी कब्जा नहीं कर सकता। तकरीबन 2 साल तक दोनों देशों के प्रमुखों की कोई आमने सामने बातचीत नहीं हुई, कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं हुए। लेकिन बाली में ऐसा क्या हुआ कि फॉरेन सेक्रेटरी forgot to brief the media and the nation about the talks between the two leaders? Big question, but no answers. While the Modi government was trying to put a lid over this embarrassing disclosure, the Chinese government struck another blow to the mighty 56-inch case Sinewali Sarkar. A team of 12 members, including 3 athletes from Arunachal Pradesh, were to fly to Chengdu in China to participate in World University Games. Barring the 3 Arunachal athletes, all members of the team were granted visa, which was affixed on their passports. The 3 Arunachali athletes were asked to submit their passports 2 days before their departure and were issued stapled visas the next day. टीम तो रवाना होने वाली थी साहब, बस आखिरी मौके पर उन्हें विमान बोर्ड नहीं करने दिया गया। The External Affairs spokesperson said, "It has come to our notice that stapled visas have been issued to our citizens representing in an international sporting event in China. This is unacceptable. We have lodged our protest. India reserves the right to a suitable response to this action." और सवाल यह है, सुटेबल रिस्पॉन्स भाई ये क्या होता है? एक हफ्ते में दूसरी बार चीन ने पैरों तले से चादर खींच ली। याद कीजिए, in 2011 5 karatekaars from Arunachal were given staple visas for a competition in Guangzhou, और 2 साल बाद 2013 में फिर से 2 अरुणाचली तीरंदाजों को स्टेपल वीजा जारी किया गया था। In 2013, it became an issue of national shame
and the UPA government was decried for its action and national shame. लेकिन आज सब शांत है. जब हंगामा करने वालों की ही सरकार हो, शोर कौन करेगा? 2 महीने पहले की बात है. गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान ताल ठोक कर कहा था, हम गर्व से कह सकते हैं कि वो दिन गए जब हमारी जमीन पर कोई कब्जा कर सकता था. आज कोई सुई की नोक के बराबर की जमीन नहीं हथिया सकता, क्योंकि अब सीमा पर आईटीबीपी और सेना तैनात है. क्लियरली द मैसेजिंग वाज नॉट फॉर चाइना, पाकिस्तान और एनी अदर इंटरनेशनल ऑडियंस. It was to impress upon the people of India that this is not a Congress government which will allow China to overrun India as happened in 1962 under late Prime Minister Nehru. Little did he mention that it was under Modi's rule in June 2020 that Chinese armies crossed over the buffer zone, occupied huge chunks of Indian claimed territory in Ladakh. ये सब कुछ हो रहा था और सरकार को पता भी नहीं था. सेना के पास निर्देश नहीं थे चीनी सैनिकों की घुसपैठ को रोकने के लिए. चीनी सैनिकों ने 20 भारतीय सूरवीरों को शहादत सौंपा गलवान में, और तब जाकर सरकार ने जनता के सामने घुसपैठ का एक खाका जैसा रखने की कोशिश की थी. यह बात अलग है कि आज तक न तो रक्षा मंत्री, न विदेश मंत्री, न गृह मंत्री और न ही प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर माना है कि चीन ने भारत की जमीन पर 2020 जून में कब्जा किया है. हाँ, कुछ इलाकों से चीनी फौज पीछे जरूर हटी है, इसका जिक्र बड़े पैमाने पर किया गया है. ऐसे में विपक्षी दल जब यह पूछना चाहते हैं कि घुसपैठ हुई ही नहीं तो चीन किसकी जमीन से पीछे हट रहा है, इस बात पर चुप्पी साध ली जाती है और बार बार 1962 या मनमोहन सिंह की सरकार के समय घुसपैठ की बातें सामने रखी जाती है. हां, इस बहस में यह कोई नहीं बताता कि यूपीए के समय हुए घुसपैठ के बाद भारत ने चीन से कई इलाके खाली करवाए थे. यहां तक कि मिडिल सेक्टर which is between Himachal Pradesh and Sikkim was nearly resolved. The LAC was almost finalized. It was just their western front in Ladakh and the eastern front from Sikkim to Arunachal that was to be finalized, demarcated and resolved. 2020 से अब तक भारत और चीन के बीच में 18 दौर की सीमा वार्ता हो चुकी है, जो भारतीय फौज के अधिकारी कर रहे हैं. लेकिन डिप्सैंग वैली, देमचौक जंक्शन, ये दोनों इलाके ईस्टर्न लद्दाख में हैं. इनमें से किसी भी एरिया पर चीन बात करने को तैयार ही नहीं है. इन जंक्शंस पर चीनी कब्जे से भारत की स्थिति कमजोर पड़ती है. काराकोरम हाईवे पर भारत की निगरानी घटती है. लिहाजा चीन न सिर्फ इन इलाकों में परमानेंट स्ट्रक्चर बना चुका है, बल्कि मिलिट्री रीइंफोर्समेंट्स कई गुना बढ़ा चुका है. हालात तो अब यह है कि अगर आज चीन से पूरे एलएसी पर भारतीय फौज को लोहा लेना पड़े तो ये एक मुश्किल और खतरनाक काम हो चुका है. अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बीते 3 सालों से भारत ने 50,000 से 60,000 सैनिकों को लद्दाख में तैनात कर रखा है और इस तैनाती की कीमत देश चुका रहा है. Not just the cost of deployment. Imagine the profits that China makes from its exports to India. In 2013, imports from China were $38.4 billion, while our total import bill stood at $318 billion, which means it is approximately 10% of our import bill. That is what we imported from China in 2013. In 2022, Indian imports from China exceeded $100 billion, while the total import bill that India paid was approximately $500 billion. So in between 2013 and 2022, the percentage increase in Chinese imports with respect to our total imports has increased from 10% to close to 24%. Who's making the money here? The figures are startling when you compare the imports from China in 2020
with that of 2022. In 2020, a government-sponsored boycott, officially and unofficially, of Chinese product was called upon after the Galwan attack. So the imports from China in 2020 stood at $40.7 billion. While the boycott has not been officially called off, in 2022, the imports went up to $100 billion, an increase of approximately 2.5 times. कहां गया वो सब? चीनी सामान का बहिष्कार करो, मत खरीदो, चीनी कंपनियों का भारत में निवेश बंद कर दो, चीनी कंपनियों का व्यापार ठप कर दो. The government had then banned 200 Chinese apps, including TikTok. Chinese mobile manufacturing companies were being investigated for all unknown reasons. ये सब कुछ तब तक होता रहा जब तक गलवान के नाम पर राजनीति गर्माती रही. जैसे ही देश में दूसरे मुद्दे सामने आए, Chinese boycott became a history. And now, today, Minister of State, Electronics and IT, Rajiv Chandrasekhar, told a British newspaper that investments from all countries, including China, is most welcomed in India. Really? अब यही बाकी था? ऐसे में India needs a frank and clear answer. What would the government of India do in response to stapled visas? What did Prime Minister Modi and President Xi agree upon in Bali in November 2022? चीन के संबंध में भारत की नीति अब क्या है? चीन ने भारत की जमीन लद्दाख में कब्जाई है या नहीं? चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत क्या ठोस कदम उठा रहा है? अगर चीन एक दुश्मन देश नहीं है तो फिर यह गड़बड़ियां क्यों की जा रही हैं? पाकिस्तान की पिटाई और चीन की पीठ थपथपाई, यह नीति क्यों है? कब तक देश चीन के साथ संबंधों को लेकर अंधकार में रहेगा? सरकार को जवाब देना चाहिए. यह क्लॉक एंड डैगर वाली शैडो डिप्लोमेसी से चीन का ही फायदा हो रहा है, देश का नहीं. हां, राष्ट्रवादी, ईंट का पत्थर जवाब से देने वाले, तुम आंख दिखाओगे तो तुम्हारी आंख फोड़ देंगे, ऐसा बयान देने वालों को इसका जवाब देना राजनीतिक तौर पर बड़ा भारी पड़ सकता है. और ये एक बड़ा मसला है. जल्द ही एक और वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा. चीन में कहां कहां और कैसे भारत की जमीन कब्जाई गई है, कैसे चीन उसे अपने कब्जे में रखने की पूरी तैयारी कर चुका है, और शायद यह जमीन हमें कभी वापस मिलेगी ना. थैंक्स.